एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आशा है स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट हम लोग का 12th का चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। लास्ट हम लोगों ने हम लोग के जो दो तीन नर्वस सिस्टम होते हैं, एक था आप लोगों का सीएनएस, एक था यहाँ पर पीएनएस और एक है यहाँ पर एएनएस, राइट। तो लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को सीएनएस और पीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो रिकॉर्डेड सेशन पे जाके ओल्ड वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर ऑटोनॉमिक की। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है सेल्फ सेल्फ गवर्निंग। दैट मीन कि हमारी बॉडीज में काफी सारी ऐसी न्यूरॉन्स आई मीन टू डे नर्व सेल्स होती हैं, काफी सारी ऐसी मसल्स होती हैं जो अपने आप काम करती हैं, उनको हमारे कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इन्वॉलेंटरी ऑर्गन्स एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है, यहाँ पर कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट जो हमारा ब्रेन है उसको इम्पल्स यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स यानी कि जो अपने आप काम करते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स जो अपने आप काम करती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड ANS consists of a special set of peripheral nerves that regulate the activities of involuntary organs like cardiac muscles, smooth muscles, glands, etc. और हमारे ANS में स्पेशल सेट प्रेजेंट होता है नर्व्स का। कौन सी नर्व्स का? पेरिफेरल नर्व्स का। देखिए, नर्व्स यहाँ कोई अलग से नहीं आएगी, ऑलरेडी जो आप लोगों की प्रेजेंट होती है क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल तो फेस वाली होती है तो उसको तो हटा ही दीजिए। स्पेशली बात करें हम लोगों की स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पेशल टाइप की स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो हमारी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड से कनेक्टेड होती हैं। एंड इन दिस impulses are conducted from the central nervous system by an axon that synapses with an autonomous ganglion। और इसमें होता क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो ब्रेन है वो हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, ग्लैंड्स है, उनको इंफॉर्मेशन बताता रहेगा कि इस टाइमिंग पर इस कंडीशन में ये करना है। वो इम्पल्स जो हमारे ब्रेन ने किसी भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी है, इम्पल्स सेंड करी है, वो एक्सॉन से होते हुए बहुत सारे साइनेप्सेस को क्रॉस करते हुए जो ऑटोनॉमस ऑर्गन है वहां तक पहुंच जाती है। It is a preganglionic neuron, and the second neuron in this ganglionic pathway has an axon that extends from the autonomic ganglion to non-effector organ and is known as postganglionic neuron। देखिए, तो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है, एक यहाँ पर हमारी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये सिर्फ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ये हमारी सेकंड न्यूरॉन है जो हमारे गैंग्लियन के पाथवे को क्रॉस करते हुए एक्सॉन से होते हुए हमारे इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जिस ऑर्गन पे इफेक्टर है, जिस ऑर्गन को अपना काम करना है वहां तक पहुंच जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, राइट। यहाँ पर आपकी जो हम लोगों की नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये अगेन हम लोगों का दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पर आप देखिए डायग्राम भी दिख रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो बता देते हैं कि सिंपैथेटिक कौन सी होती है और पैरासिम्पैथेटिक कौन सी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थोरिको-ल्यूम्बार आउटफ्लो। It originates in the thoracic and lumbar region of spinal cord. Sympathetic autonomic nervous system क्या है इसमें? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऐसी नर्वस सिस्टम आई मीन टू से ऐसी न्यूरॉन्स जो हमारे थॉरिकिक, ये वाला जो हमारा नेक वाला पार्ट होता है थॉरिकिक, और जो हम लोगों का ल्यूमर वाला रीजन होता है वहां से ओरिजिनेट होती है। कितने पेयर्स होती हैं? 22 पेयर्स होती हैं यहाँ पर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड से अटैच्ड होते हैं। The preganglionic nerve fibers are short and the postganglionic nerve fibers are
लॉन्ग। जब ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती है, वो होती है प्री गैंग्लियोनिक, तब ये फाइबर शॉर्ट होते हैं। और जब ये हमारे पूरे हम लोगों के थोरिकिक और ल्यूमर रीजन में फ्लो करती है, तब होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक, तब इनकी लेंथ होती है लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट्स पीपल, स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ टीयर्स, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। इनहेबिट्स फ्लो ऑफ सलाइवा, इनमें प्रेजेंट होती है। एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, dilates bronchi, constrict blood vessels and increase BP. To glucose, inhibits peristalsis secretion, non-adrenaline conversion of glycogen, stimulates secretion of adrenaline and inhibits bladder contraction. ये हमारे lumbar region तक हो गया sympathetic nervous system, हो गई। Adrenaline and non-adrenaline is produced at the terminal end of postganglionic nerve fiber at the effector organ. Hence, it is also called adrenalic fiber. अब होता क्या है, अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड की प्रेजेंस होती है, जिससे एड्रेनाइन और नॉन एड्रेनाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ पर जो हमारी नर्व फाइबर होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे, पोस्ट बिल्कुल लास्ट वाले होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होंगे। इसीलिए और जो एड्रेनाइन नॉन एड्रेनाइन हार्मोन है, इन्हीं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से हमारे प्रोड्यूस्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको एड्रेनर्जिक फाइबर भी कहते हैं, एड्रेनर्जिक फाइबर्स भी कहते हैं। Sympathetic nervous system controls body activities during emergencies. Sympathetic nervous system हमारी बॉडीज को, हमारी बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है जब इमरजेंसी होती है। It has excitatory and stimulating effect on most organs of the body except in the digestive and excretory organ. ये सभी में excitatory और stimulating effect शो करती है हमारे बॉडी के ज्यादा सभी ऑर्गन्स में, except to digestive एंड एक्सक्रीटरी, इसका कोई भी हाथ नहीं होता है डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले मैं पैरासिम्पैथेटिक बता देती हूँ, फिर आपको डायग्राम और टेबल दोनों बता दूंगी। अब आते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। इसको हम लोग craniosacral outflow भी कहते हैं। It consists of the branches from the cranial nerves, sacral nerves and spinal nerves. जो हमारी क्रैनियल नर्व्स होती है, सैक्रल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया व्हिच आर क्लोज विद इन द वॉल ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन्स। गैंग्लिया से क्लोज रहती है, गैंग्लिया जो कि हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स के बहुत ही पास में विद इन अ वॉल या बहुत ही क्लोज रहती है। द प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स आर लॉन्ग एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स आर शॉर्ट। इसमें उल्टा है, में जो स्टार्टिंग की नर्व्स ओरिजिनेशन होगा प्री गैंग्लियोनिक वो लॉन्ग होता है, और लास्ट में जाके जो हम लोगों की नर्व्स प्री गैंग्लियो पोस्ट गैंग्लियोनिक होती हैं वो शॉर्ट हो जाती है। Acetylcholine is produced at the terminal end of post-ganglionic nerve at the effector organ and are called cholinergic fibers. यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती है इफेक्टर ऑर्गन के पास, यानी कि जिस ऑर्गन में एंटर कर रही होती है इफेक्टर ऑर्गन में, उसके टर्मिनल पर एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज एसिटाइल कोलाइन, जिसे हम लोग इसलिए क्या कहते हैं, कोलाइनर्जिक फाइबर्स भी कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एंटागोनिस्टिक टू सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इससे कनेक्ट रहता है। यानी कि एंटागोनिस्टिक का मतलब है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की जो ऑल एक्टिविटीज हैं उनको मतलब इमरजेंसी कंडीशन में क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है, और फिर हमारी बॉडी को नॉर्मल लेके आना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। लिखा भी हुआ है, इट ब्रिंग्स बैक टू नॉर्मल ऑल एक्टिविटीज व्हिच आर स्टिमुलेटेड बाय द सिम्पैथेटिक सिस्टम, कि जब हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में रिक्वायरमेंट थी कुछ चीजों की, तब हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने वर्क किया, और फिर हमारी बॉडी को जब सारी एक्टिविटीज फिनिश हो गई, इमरजेंसी कंडीशन फिनिश हो गई, हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस आना था, तो कौन सी नर्वस सिस्टम लेके आया, पैरासिम्पैथेटिक। Hence it is also called housekeeping system and it has an inhibitory effect on most organs. ज्यादातर हर एक ऑर्गन्स पे inhibitory effect होता है, जैसे कि डाइजेशन, पेरिस्टल्सिस, मिल्क न्यूट्रिशंस which are inhibited by sympathetic system and is accelerated by पैरासिम्पैथिक सिस्टम। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, पेरिस्टल्सिस है, मिल्क न्यूट्रिशंस है,
इमरजेंसी कंडीशन में बहुत सारे प्रोसेस होती हैं हमारे जितनी भी हैं, वो कौन सी नर्व्स करवाती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स करवाती हैं, और फिर दोबारा से इनको नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आने का काम किसका होता है, पैरासिम्पैथेटिक का। ओके, अब एक सेकंड रुकिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको डायग्राम दिखाया गया था, यहाँ पे तो ये थी हमारी सिंपैथेटिक। अब बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल इनहेबिट सेक्रेशन ऑफ टीयर्स। पीपल जो बड़ा हो गया था उसको दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिया उसका साइज, और टीयर्स को रोक दिया। स्टिमुलेट्स फ्लो ऑफ सलाइवा, सलाइवा के फ्लो ऑफ को रोकना मतलब वापस चलाना, ये इसको इनहेबिट कर रही थी, ये इसको स्टिमुलेट कर रही है। हार्ट बीट यहाँ पर बढ़ रही थी, यहाँ पर स्लो हो रही है। ब्रोंकाई यहाँ पर डायलेट हो रही थी, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। ब्लड वेसल्स, बीपी लो हो रहा है, लो इन द सेंस नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। स्टिमुलेट्स पेरिस्टल्सिस एंड सेक्रीशन, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लैडर, ये ब्लैडर को इनहिबिट कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यानी कि सिंपैथेटिक क्या कर रही है, इमरजेंसी कंडीशन में हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से उनको थोड़ा सा इमरजेंसी कंडीशन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पैरासिम्पैथेटिक जो इमरजेंसी कंडीशन हमारे किसी भी ऑर्गन्स पर लग गई थी उसको बैक टू नॉर्मल करने में हेल्प करती है। यहाँ पर आप टेबल भी देख सकते हैं, हार्ट बीट सिंपैथेटिक में इंक्रीज होती है, पैरासिम्पैथेटिक दोबारा से नॉर्मल डिक्रीज कर देगा। ब्लड वेसल सिंपैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्ट, यहाँ पर डायलेट्स। आर्ट्रियल बीपी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। प्यूपिल ऑफ डायलेट्स, कॉन्स्ट्रिक्ट। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन का मूवमेंट रिटार्ड्स पेरिस्टल्सिस, एक्सेलरेट पेरिस्टल्सिस। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, यहाँ पर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आ सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक, now the answers to all these questions are the presence of a sensory system in our body and it consists of simple to complex structures called sensory receptor। देखिए, हम लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ चुका है कि हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जा रही है या स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है, एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन रिसीव कौन करता है, सेल्स ऑर्गन्स करते हैं। करते नहीं करते, स्टार्टिंग में ही या फिर आप लोगों ने 8th 9th 10th 11th सब में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन इम्पल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन में जाती है, एक्चुअली में जो उसको रिसीव करते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। टोटल 5 सेंसर ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर की इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं एंड देन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। Sensory receptors are the some specialized structures in the body to receive the various stimuli from the external or internal environment। Sensory receptors क्या है, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी में जो बाहर की स्टिमुलस जो भी है, जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाते हैं। या फिर हमारी बॉडी में इंटरनली कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो पेन का जो स्टिमुलस है वो भी तो हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उसकी इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम हमारी सेंसरी रिसेप्टर्स का होता है। द नेचर ऑफ द रिसेप्टर्स डिफाइंड बाय अ टाइप ऑफ स्टिमुलाई। अब हम लोगों का कौन सा रिसेप्टर वर्क करेगा, यानी कि आंख, नाक, कान, राइट, कौन सा रिसेप्टर वर्क करेगा डिपेंड करता है स्टिमुलाई क्या है। जैसे फोटो रिसेप्टर, लाइट, राइट, फोटो रिसेप्टर कौन सा है, लाइट। लाइट के लिए हम लोगों की आईज वर्क करती है, आईज से तो पता चल रहा है अंधेरा है, उजाला है, क्या है। फोटो रिसेप्टर्स जो कि हमारे आईज में प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर रिसेप्टर की आप लोगों को डेफिनेशन आ जाए, कह दिया जाए रिसेप्टर की डेफिनेशन लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? It implies that when a specific type of stimulus reaches the sensory neuron, it causes the production of an action potential in it, and this action potential is carried in the form of an impulse. Receptors की definition 2 marks में पूछ ली जाती है। That what is receptors? That receptor is a specific type of stimulus reaches sensory neuron, कि कोई भी स्पेसिफिक टाइप का स्टिमुलस हमारे सेंसरी न्यूरॉन यानी कि रिसेप्टर्स के पास जाता है और हमारी जो नर्व्स है उसमें एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्पल्स का प्रोडक्शन होता है एंड देन ये इम्पल्स हमारे ब्रेन के पास जाती है
और ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, कमांड देता है, और हमारा कोई भी जो ऑर्गन है यानी कि इफेक्टर बिहेवियर करने के लिए मजबूर करता है, या फिर कह सकते हैं हम लोगों को हेल्प करता है, दैट इज रिसेप्टर्स। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 5 होते हैं हम लोग के टोटल। यहाँ पर एक सेकेंड, ये चार्ट, हाँ, फोनोरिसेप्टर्स, स्टैटोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स। 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं आप लोगों के में। ओके, हाँ ठीक है। यहाँ पे मेन हम लोगों के यहाँ पे ये होते हैं। सबसे पहले फोनो, याद करने का इजी तरीका, फोनो, फोन, इंटरनल ईयर। यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये हमारे इंटरनल ईयर ऑर्गन ऑफ बॉडी में प्रेजेंट रहता है। साउंड, काम क्या है, साउंड को रिसीव करने का। आप लोग सुन रहे हैं, आपको कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है, ईयर, फोनो रिसेप्टर। एक होता है स्टैटो रिसेप्टर, इंटरनल ईयर सेमी सर्कुलर कैनाल, रिसेप्टर फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे कान से हम लोगों का बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सा रिसेप्टर है, स्टैटो रिसेप्टर है कान के अंदर, जो हमारी बॉडी को बैलेंस और इक्विलिब्रियम करे हुए है। फोटो रिसेप्टर लाइट का होता है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना की आई पर, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, फोटो रिसेप्टर पर, रिसीव सेंसरी स्टिमुलाई फॉर विजन। थर्मोरिसेप्टर्स यानी कि टच वाला एक तरीके से, वो स्किन से ही पता चलता है। यहाँ पे जैसे हीट है, कोल्ड है, किससे पता चलेगा, स्किन से ही तो पता चलेगा। एक होता है मैकेनो रिसेप्टर्स, लाइक टच, पेन, प्रेशर, डीप प्रेशर, ये भी हमारे स्किन में होता है। थर्मो यानी कि एक तरीके से आप लोगों का एक सेंसेशन हो गया हीट का और कोल्ड का। मैकेनो में मैकेनिकल आ जाएगा, यानी एक फिजिकल वाला आ जाएगा, टच है, पेन है, प्रेशर है, डीप प्रेशर है, वो मैकेनिकल है। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो यानी कि केमिकल वाले। केमिकल में दो होते हैं, गस्टेट्रो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गस्टेट्रो हमारे टंग में प्रेजेंट रहता है, जो कि टेस्ट बताता है कि कोई भी टेस्ट, स्वीट है, सॉल्ट है, सोर है, बिटर है, उमामी है। ऑल्फैक्टरी नोज में होता है, हम लोगों के पता चलता है। हम लोग 10,000 डिफरेंट स्मेल को पहचान सकते हैं, बहुत होती है 10,000। उसके बाद यहाँ पर आता है ये इंट्रोरिसेप्टर्स, बॉडी के अंदर। ये वाले जो रिसेप्टर्स थे ना, ये एक्सटर्नल थे, जो इन्वायरमेंट से हमें मिलते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। ये हमारे 3 रिसेप्टर्स जो आपको दिए हुए हैं, ये है विद इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी में क्या होता है। एंट्रो रिसेप्टर फ्रॉम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, दैट मीन कि हम लोगों को भूख लगी है, प्यास लगी है, पेन हो रहा है, ऑस्मोटिक चेंज हुआ है, तो ये हमारा कौन सा रिसेप्टर वर्क करेगा, एंट्रो रिसेप्टर, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। पोप्रियो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, जॉइंट में, मसल्स में, टेंडन्स में। हमारी मूवमेंट होता है जॉइंट में, टेंडन्स और मसल्स में, पेन होता है, टेंशन, या फिर हमारे जो वाइब्रेशन होती है बॉडी में। कैसे पता लगता है, प्रोप्रियो रिसेप्टर से। एक होता है बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरिया, वेना केवा, ऑर्टिक आर्क, कैरोटॉइड साइनस। बीपी हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वैसो डायलेशन हो रहा है, ये सब किससे पता चलेगा, बैरो रिसेप्टर से, जो कि हमारी आर्टरीज, वेना केवा, ऑर्टिक आर्टो, और सॉरी ऑर्टिक आर्को और कैरोटॉइड साइनस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर, बॉडी का टेम्परेचर, वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन के बारे में हम लोगों को बताता है, हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाता है, और देन उसके अकॉर्डिंग क्या है हम लोगों की बॉडी बिहेव करती है। ये आप लोगों का कम से कम 3 मार्क्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बच जाता है। अगर आएगा तो डेफिनेटली 3 या 2 से 3 मार्क्स का आएगा, और नहीं आया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अपने एक न्यू टॉपिक पर मूव करते हैं, जिसका हम लोगों का मसल्स, नर्व्स, किसी से कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज आई। द आईज आर अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ अ विजन। आईज किसके लिए होते हैं, सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, क्या काम करता है, विजन का, देखने के लिए होता है। These are located in the orbit of a skull with a cushion of fat around them. Skull के orbit में present रहता है, like a cushion, fat around them, and each eye is rounded and called eyeball. ये शायद आप लोगों ने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा।
The eyes are protected bones, eyebrows, upper and lower eyelids with eyelashes and the tear glands. Eyes हमारी बोन से बोन्स प्रेजेंट रहती है ना, यहाँ जो रहता है आईब्रोज से, अपर और लोअर आईलिड से, आई विद आईलैशेस, और इसके अलावा टीयर ग्लैंड्स। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों का अपर पार्ट होता है ना, दिस वन, ये आई का, ये दिस वन, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है हमारी टीयर ग्लैंड्स। इसको हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड्स भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द आई बॉल विद इन द ऑर्बिट इज कंट्रोल्ड बाय 6 सेट्स ऑफ मसल। हम लोगों का जो हम लोग का जो आई बॉल का हम लोग आई बॉल होती है ना बीच में ब्लैक कलर की, ऐसे राउंड राउंड कर लेते, घुमा लेते हैं ना, राइट। ये हमारी 6 सेट्स ऑफ मसल से कंट्रोल होती है जो मूवमेंट होता है आई बॉल का। एंड द वॉल ऑफ द आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। और ये जो आई बॉल है ना, ये खुद 3 लेयर से मिलके बनी है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। पहले डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर अपने आईज का, कैसी होती है हमारी आई। देखिए सबसे वाला जो हम लोगों का, आप लोगों को ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस वन, आउटर वाला, दिस वन, ये है हमारा कॉर्निया, ये है हमारा ये है कॉर्निया, सबसे आउटर मोस्ट। उसके बाद यहाँ पर अंदर यहाँ प्रेजेंस होती है दिस वन, ये ब्लैक कलर का जो होल होता है, ब्लैक कलर का दिखता है ना हमारी आईज में, दैट इज प्यूपिल। क्या है ये? प्यूपिल। उसके बाद यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होता है लेंस, अंदर सबसे इनर मोस्ट में लेंस होता है। और लेंस हमारे एक मसल से अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में होती है, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये आप इसलिए पढ़ रहे क्योंकि हमने स्पेशली मसल्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। वैसे आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा, आइरिस है। अब इस प्यूपिल के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है काफी सारा, यहाँ पर हम लोगों का एक्वस लिक्विड प्रेजेंट रहता है, तभी तो हम लोगों की आंखें सूखती नहीं है, थोड़ा सा एक्वस लिक्विड प्रेजेंट रहता है। इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, क्योंकि इसके बाद लेंस के बाद आप लोगों को काफी सारा स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस तरीके से काफी बीच में है। इसको हम लोग बोलते हैं वाइट्रस चैम्बर। यहाँ पर भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस की प्रेजेंस रहती है, ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। उसके बाद यहाँ पर सबसे, अब यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा कि जो आई बॉल है, ये जो पूरा आई बॉल है 3 लेयर से मिलके बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट होती है स्क्लेरा, यहाँ पे देखिए सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है? स्क्लेरा। मिड वाली होती है यहाँ पर कोरॉइड, और सबसे इनर मोस्ट होती है रेटिना, जहां पर हमारी इमेज बनती है। कहाँ इमेज बनती है हमारी? रेटिना पर तो बनती है, राइट। अब यहाँ पर जहां ये वाला जो पार्ट है रेटिना का, यहाँ पर इमेज बनती है। इसके नीचे एक और पार्ट दिया हुआ है फोविया, और यहाँ से इधर वाला जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व है ना, ऑप्टिक नर्व के जस्ट आगे या नीचे की साइड में जो हिस्सा होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर कोई भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आप खुद देख सकते हैं। जब हम लोग का ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस है, ये हमारी जितनी भी रेज आ रही है उसको इस तरीके से कन्वर्स करता है, कन्वर्स करके आगे की तरफ या फ्रंट में सीधे ही तो डालेगा, इमेज बनाना है रेटिना पर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इमेज यहाँ ऐसे टेढ़ी हो गया है, दैट्स नॉट पॉसिबल। रेज ऐसी टेढ़ी होगी तो नहीं आ सकती, स्ट्रेट जाके कन्वर्ट होगी, दैट्स व्हाई। तो ऑप्टिक नर्व के नीचे जितना भी हिस्सा आ जाता है इधर की साइड, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई भी हमारी इमेज नहीं बनती है। और फिर यहाँ से हम लोगों की ऑप्टिक नर्व जा रही है। क्या जा रही है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है कि हमारे रेटिना पर जो भी इमेज बन रही है, उस इमेज की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक ले जा रही है कि हाँ क्या बना है, कि लैपटॉप है, फोन है, क्या है, जो हम पहचानते हैं, दैट इज। अब यहाँ पे देखिए लेंस हमारी यहाँ पर लिगामेंट से, जो लेंस ऐसे फ्लोट तो करेगा नहीं, किसी ना किसी से तो फिक्स्ड होगा। तो लेंस हमारा देखिए यहाँ पे हमारे जिस मसल से फिक्स्ड होता है, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स, लिगामेंट से अटैच होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम लोग इसकी फर्स्ट मसल आउटर मोस्ट लेयर से हम लोग आ जाते हैं, दैट इज स्क्लेरा, स्क्लेरोटाइप भी बोल सकते हैं। It is the outermost layer made up of dense fibroelastic connective tissue with collagen fiber. Outermost होती है fibroelastic connective tissue जिसमें collagen fibers की presence होती है, zip बनी होती है। It provides attachment to the eyeball muscles. ये हमारे eyeball को eyeball की muscle से attach करती है।
द एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज कॉर्निया। यहाँ पर देखिए, जैसे आउटर मोस्ट स्क्लेरा है, स्क्लेरा सबसे बाहर मतलब जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट में आती है, तो थोड़ा सा थिक हो जाती है और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देती है, दैट इज कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज स्लाइटली बल्ज आउट फॉर फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। थोड़ा सा बल्ज होता है, बल्ज का होता है बाहर की तरफ निकला हुआ। और रेट का क्या काम होता है कॉर्निया को, हमारी जो लाइट रेज आ रही है उसको 50% कन्वर्स करने का, ध्यान रखिएगा। द स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल्स, स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस होती है। एंड कॉर्निया इज डिवाइड ऑफ दैट, यहाँ पे देखिएगा जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस होती है, लेकिन कॉर्निया में ब्लड वेसल्स यहीं तक, सिर्फ यहीं तक रहेंगी, कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती है। That cornea is nourished by aqueous humor and also by lacrimal secretion. कॉर्निया के अंदर आप देखिए, जो अंदर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस होती है। और इसके अलावा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारे, ये वाला, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होती है, लैक्रिमल ग्लैंड की, जो कि लैक्रिमल सेक्रेशन करती है। लैक्रिमल ग्लैंड होती है और लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल सेक्रेशन करती है। The exposed part of sclera and the entire cornea are covered by a transparent membrane called conjunctiva. अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कॉर्निया है, ये है क्या है, कॉर्निया, जो कि पूरा स्क्लेरा मसल से अराइज होके आ रहा है। अब इस पूरी स्क्लेरा जो एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपोज मतलब जो दिखाई दे रहा है, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एक आउटर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं कंजुक्टिवा। कंजुक्टिवा ये कॉर्निया को प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। आप लोगों को पता है ना, आंखों में हम लोगों के स्क्लेरा के अलावा हमारे आई के किसी भी मसल्स या पार्ट में ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, राइट। तो ये कंजुक्टिवा क्या कर रही है, ये कॉर्निया की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जो उसको प्रोटेक्शन और ल्यूब्रिकेशन दोनों प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मसल्स आती है मिड वाली, दैट इज कोरोइड, यूविया भी बोल सकते हैं। मिडल होती है वस्कुलर होती है, पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड लेयर, यहाँ पे मेलानाइन पिगमेंट की प्रेजेंट होती है, जो हमारे आईज को ब्लैक, ब्लू, रेड, पिंक कलर का प्रोडक्ट मतलब वो देती है appearance. It is not a complete layer and can be divided into three regions: choroid proper, ciliary body and iris. ये भी हम लोगों की कंप्लीट लेयर नहीं होती, जैसे हम लोगों की स्क्लेरा आके ऐसे खत्म हो जाती है, फिर कॉर्निया स्टार्ट हो जाती है, सेम एज इट इज कॉरोइड भी हमारी ऐसे यहाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद तीन रीजन में डिवाइड हो जाती है: कॉरोइड प्रॉपर, सिलाइरी बॉडी एंड आइरिस। सबसे पहले बात करते हैं कॉरोइड प्रॉपर की। इट लाइंस द स्क्लेरा, थोड़ा सा दिखाया हुआ तो वो तो भाई देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग की कॉरोइड है, कॉरोइड और यहाँ पर स्क्लेरा को देखिए, यहाँ पर ये एक दूसरे को लाइन कर रहे हैं, ये होती है हम लोगों की कॉरोइड प्रॉपर, एंड ड्यू टू इट्स पिगमेंटेड नेचर प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर इसमें पिगमेंट की प्रेजेंस होती है, पिगमेंट की होने की वजह से इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। The blood vessels of choroid provide nutrition and oxygen to the retina. अब यहाँ पर देखिए, रेटिना के पास तक हम लोगों का जो कॉर्निया वाला पार्ट है, लेंस वाला पार्ट है, उसमें तो ऑक्सीजन डायरेक्ट हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, लेकिन जो रेटिना वाला पार्ट है उसमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमारी कॉरोइड प्रॉपर लेयर देती है। उसके बाद आती है सिलाइरी बॉडी, थिक होती है, मस्कुलर होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉरोइड और आइरिस के बीच में। इट्स एपिथेलियम सेक्रीट्स एक्वस ह्यूमर। मैं ना डायग्राम आपको यहाँ बनाती हूँ तो अब यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसे है, ये पीछे की साइड ऐसा प्रेजेंट होता है, ये आगे से खुला हुआ है, और ये पीछे की साइड ऐसी है। यहाँ पे ये वाली जो लेयर है वो कॉरोइड है, ठीक है, स्क्लेरा नहीं बना रही हूँ, स्क्लेरा बनाने का कोई फायदा नहीं, कॉरोइड बनाई है मैंने डायरेक्ट। यहाँ पे अंदर वाली रेटिना होती है, तो यहाँ पे इतना हिस्सा जो थिन होता है कॉरोइड का, ये है कॉरोइड प्रॉपर।
जो रेटिना को, यहाँ पर रेटिना होता है ना इतने बीच में रेटिना होता है, जो रेटिना को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों की शुरू हो जाती है सिलाइरी बॉडी। सिलाइरी बॉडी थोड़ा सा मस्कुलर होती है, थिक होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर प्रेजेंस होती है हम लोगों की आइरिस की। आइरिस की प्रेजेंस होती है ना, ऐसे इसके बीच में प्रेजेंस है, बीच में ही तो प्रेजेंस है कोरोइड लेयर के और आइरिस की बीच में प्रेजेंस है। इट्स एपिथेलियम सेक्रीट एक्वस ह्यूमर। इसमें जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं कोरोइड में, ये यहाँ पर एक्वस ह्यूमर को रिलीज करते हैं। अटैच टू द सिलाइरी बॉडी या सस्पेंसरी लिगामेंट, और यहाँ पर लेंस होता है, और लेंस हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स किससे अटैच होते हैं, हमारे कोरोइड की सिलाइरी बॉडी से। The ligaments and the muscles of the ciliary body help in the adjustment of the size of the lens. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो लिगामेंट्स है और जो सिलाइरी की बॉडी है, हम लोग अपने ऐसे आंख बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ये साइज जो लेंस का साइज है एडजस्ट हो रहा है ना, इसी लिगामेंट्स और मसल्स के एडजस्टमेंट है, कनेक्शन से होता है। उसके बाद आइरिस है। आइरिस तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे ये हमारा लेंस है, लेंस के ऊपर ऐसे आइरिस मसल्स की सेंस होती है। It is a junction of sclera and cornea. Vascular part of the choroid supply bends into the cavity of the eyeball, forming a thin and colored partition called iris. It is perforated in the middle by an aperture called pupil. और इसके बीच में प्रेजेंस होती है pupil की, जो ब्लैक कलर का होता है। And pupil क्या करता है sorry, smooth muscles of the iris help in regulating the size of the pupil depending on the intensity of light entering the eyeball. आप लोगों को पता है ना, आइरिस हमारे जो हमारी आईज में लाइट जाती है उस लाइट का एडजस्टमेंट करती है, उस लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग बहुत अंधेरे से एकदम उजाले में जाते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम लोग एकदम अंधेरे से आए हैं, कम लाइट से आए हैं, और बाहर गए तो लाइट की इंटेंसिटी अचानक से बढ़ गई, आइरिस का साइज ऐसे कम हो जाएगा ताकि कम लाइट की इंटेंसिटी जाए और हम लोग आगे एकदम देख सके, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तभी ये इसका उल्टा कर दो कि हम लोग बहुत उजाले से आए हैं, अंधेरे में नहीं दिखाई देता कुछ देर तक, फिर साइज जो आइरिस ओपन हो जाता है, पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके लाइट की इंटेंसिटी आती है, नॉर्मल हो जाता है। तो आइरिस क्या कर रहा है कि हम लोगों का जो लाइट की इंटेंसिटी हमारी आईज में कितनी आनी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। एंड द पिगमेंट इन द आइरिस द पिगमेंट इन द आइरिस डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई। और आइरिस के अंदर जो पिगमेंट होता है ना, वही डिसाइड करता है कि हमारी आई का कलर कौन सा होगा, ब्लू होगा, पिंक होगा, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, वही। और पिगमेंट कौन सा होता है यहाँ पर, मेलानाइन, मेलानाइन पिगमेंट जो हमारे स्किन में होता है। ओके, उसके बाद लेंस आएगा, आएगा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना, उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट, काफी इजी वाला टॉपिक चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों को दूसरे सेशन में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। बाय बाय स्टूडेंट, हाँ, थैंक यू टू ऑल।